Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वो पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होते हैं और जितने भी सेलर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। ये जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होते हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स की कंडीशन भी अप्लाई होती है। तो ऐसे मार्केट सिचुएशन को हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट का नाम देते हैं। इसके मैंने एग्जांपल्स बताए थे आपको, जैसे टूथपेस्ट मार्केट है, ब्रश मार्केट है, बाथिंग सोप्स, डिटर्जेंट, टेलीविजन सेट्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी मिलते हैं, ये सब कैसे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो डिफरेंट सेलर्स होते हैं वो ब्रांड के बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर, फीचर्स के बेसिस पर, डिज़ाइन, कलर, स्टाइल या कोई भी डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, इसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन को एंश्योर करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसी मार्केट सिचुएशन को मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का नाम देते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपसे इसके डिफरेंट फीचर्स भी डिस्कस किए थे, जैसे क्या क्या फीचर्स थे इसके। फर्स्ट वन वाज द मैनी सेलर्स, सेकंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, थर्ड वन वाज द सेल्स प्रमोशन और सेलिंग कॉस्ट, फोर्थ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फिफ्थ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, नेक्स्ट वन वाज द नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट वन वाज द लेस मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन पर्टिकुलर फीचर्स को मैंने डिटेल में आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई भी मोनोपोलिस्टिक फर्म किस तरीके से अपने प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करेगी या फिर वो किस तरीके से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर सकती है, इसके रिगार्डिंग हमें एक प्रॉपर स्टडी यहाँ करनी है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर चार्ट को डेवलप किया है, दैट यू आर लुकिंग हियर। इन दिस चार्ट I have categorized the equilibrium under monopolistic competition under two categories. The first one is the short run equilibrium and second one is the long run equilibrium. In short run equilibrium, the monopolistic firms can face any of the three conditions. The first condition is earning super normal profits, second condition is incurring losses, and third condition is earning normal profits only. While in the case of the long run equilibrium, there is only and only one condition, that is all the firms will be earning normal profits. इसका मतलब हुआ यहाँ पर दो सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया गया है। पहली है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और दूसरी है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन का मतलब ये पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें जो फर्म्स हैं वो मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को एडजस्ट करने की पोजीशन में नहीं होती हैं। ये इतना शॉर्ट पीरियड होता है। और लॉन्ग रन में क्या होता है, यहाँ पर फर्म्स डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को इंक्रीज करती चली जाती हैं या डिक्रीज करना चाहे तो डिक्रीज भी कर सकती हैं। तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लॉन्ग रन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट रन में फर्म्स किस तरीके से अपने इक्विलिब्रियम को गेन कर सकती हैं। तीन कंडीशंस है, या तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होंगी, ये कब होगा, जब किसी पर्टिकुलर फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा तो वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। और अगर किसी फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से कम होगा तो उसको लॉस हो रहा होगा, यानी कि वो लॉस इनकर कर रही होगी। और अगर किसी पर्टिकुलर फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो वो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी इन द शॉर्ट रन। क्लियर? लॉन्ग रन की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में जितनी भी फर्म्स हैं वो सब क्या कर सकती है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर सकती हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए नंबर ऑफ फर्म्स की एंट्री बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो मार्केट में सप्लाई है वो एनफ क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से जितनी भी फर्म्स है वो केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न कर पाती हैं जो उनके ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए सफिशिएंट होता है।
तो हम इस केस में स्टडी करेंगे जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू है वो उसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। क्लियर? अब हम यहां डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, दैट इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो दिस इज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फर्म्स कंसीडर की जाती हैं उनका एवरेज रेवेन्यू उनके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है और वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, जिनको हम उनके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हुए इस फिगर को रिप्रेजेंट किया है। क्या करा है मैंने यहाँ पर? इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आई हैव टेकिंग आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑन द वाई एक्सिस। क्योंकि जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये डिस्कस करते चले आए हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फर्म के इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो टाइप के कर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज द कॉस्ट कर्व्स और सेकंड होता है आपका रेवेन्यू कर्व। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें रेवेन्यू कर्व्स भी चाहिए होंगे और कॉस्ट कर्व्स भी चाहिए होंगे। तो एक मोनोपोलिस्टिक फर्म के रेफरेंस में मैंने इसका ये एवरेज रेवेन्यू कर्व रिप्रेजेंट किया है, AR, एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ दिस पर्टिकुलर मोनोपोलिस्टिक फर्म, जिसको मैंने MR के नाम से इंडिकेट किया है। क्लियर? यहां जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या है? इट इज इलास्टिक। मोनोपोली में क्या था? इनइलास्टिक था, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ये इलास्टिक है। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के साथ में ऑपरेट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को चेंज करती है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट उसकी क्वांटिटी पर भी पड़ेगा। तो इसी वजह से इनका जो कर्व होता है वो क्या होता है? इलास्टिक होता है। और यह हमें पता ही है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से बिलो होता है। दैट इज क्लियर। अब हमें ड्रॉ करने हैं एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, तो इस फर्म का जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से बिलो होगा। तो दिस इज द यू शेप्ड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्टिक फर्म। क्लियर? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को, और ये इसके लोएस्ट पॉइंट पर कट करते हुए अबव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस कर्व को हम कहते हैं SMC कर्व। ओके, इस तरह से हमें चारों कर्व्स मिल चुके हैं। इनके पोजीशन को हमने प्रॉपर्ली सेट कर दिया है। नाउ पुट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म मस्ट बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट फॉर इक्विलिब्रियम। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व and this is the marginal revenue curve. Both are intersecting at this point. This point E is known as its equilibrium point. क्या करना है हमें? इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, इसे एक्स एक्सिस तक बढ़ाना है और ऊपर इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व तक हमें एक्सपेंड करना है। एवरेज रेवेन्यू कर्व को ये ए पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व को बी पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को ये क्यू पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो ओ क्यू है वो क्या हो गया? फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया। ए क्यू क्या हो गया? फर्म का एवरेज रेवेन्यू हो गया। और जो बी क्यू है ये फर्म का हो गया एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो गया? ए क्यू के बराबर। और ये जो ए क्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ओपी। क्लियर? एवरेज रेवेन्यू ए क्यू के बराबर हुआ और ये किसके बराबर हो गया? ओपी के बराबर हो गया। नाउ एवरेज कॉस्ट ये किसके बराबर होगी? बी क्यू के बराबर होगी। एंड बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी। क्लियरली यहां हम देख सकते हैं डायग्राम में कि जो बी क्यू है वो किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। ओके, ओपी इज द एवरेज रेवेन्यू, ओ सी इज द एवरेज कॉस्ट। प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है मुझे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। एवरेज रेवेन्यू है ओपी, एवरेज कॉस्ट है ओसी। ओपी माइनस ओसी कितना आ गया? पीसी आ गया। ये पीसी क्या शो करेगा? प्रॉफिट पर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां देखिए थ्योरी में एवरेज रेवेन्यू
इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू ओपी, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था अभी। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी, दैट इज क्लियर। प्रॉफिट पर यूनिट एवरेज वैल्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, ओपी माइनस ओसी, एंड ओपी माइनस ओसी इज इक्वल टू पीसी, यानी कि दिस पर्टिकुलर पार्ट विल रिप्रेजेंट द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक फर्म। अब हमें एक यूनिट का प्रॉफिट तो मिल गया, क्या निकालना है हमें टोटल प्रॉफिट कंसीडर करना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब हम एक यूनिट के प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हमें क्या देखना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी सेल हुई इसकी, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है। इसका इक्विलिब्रियम आउटपुट है OQ, जैसा कि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट E के बेसिस पर ऑब्टेन हुआ। और OQ किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू BC। इट मींस इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू OQ एंड दिस इज इक्वल टू BC। क्लियर? इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू OQ एंड दिस इज इक्वल टू BC। अब आप निकाल सकते हो आराम से, जो फर्म का टोटल सुपर नंबर प्रॉफिट होगा उसके लिए हम प्रॉफिट पर यूनिट को उसके इक्विलिब्रियम आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? दैट इज इक्वल टू PC, और उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है? BC। अब डायग्राम की तरफ देखते हैं। दिस इज PC एंड दिस इज BC। जब PC की मल्टीप्लिकेशन हम BC से करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगुलर एरिया मिलेगा, PCBA। ओके, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है उसकी BC, ब्रेड्थ है उसकी PC, तो PCBA का जो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये रेक्टेंगुलर एरिया क्या शो करेगा? ये फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरिया PCBA। तो इस तरीके से हम एक मोनोपोलिस्टिक फर्म के रेफरेंस में उसके टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब शॉर्ट रन में इसकी दो सिचुएशंस, यानी कि सफरिंग लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का टॉपिक और रह गया है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।